आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार देश भर में हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के विद्यार्थियों के असेसमेंट में एक रूपता लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए एक नए रेगुलेटर परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रस्ताव किया जा रहा है। वर्तमान में राज्यों और केंद्रीय बोर्ड के बीच इवैल्यूएशन के अलग अलग पैमाने हैं, जिसके चलते स्कोर में बड़ा अंतर दिखता है। गौरतलब है कि परख NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की एक यूनिट के तौर पर काम करेगी। इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे के जरिए लर्निंग आउटकम पर भी फोकस किया जाएगा। परख के लागू होने से उन राज्यों के विद्यार्थियों की भी समस्या दूर होगी जो कॉलेज एडमिशन के टाइम पर सेंट्रल बोर्ड के विद्यार्थियों से मार्किंग में अंतर होने के चलते पिछड़ जाते हैं। आपको बता दें कि परख का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति 2020 में किया गया था। नई शिक्षा नीति को कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। इसे दिल्ली वर्चुअल स्कूल नाम दिया गया है। इस स्कूल से वे बच्चे भी स्कूली शिक्षा हासिल कर सकेंगे जो कुछ वजहों के चलते स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसमें विशेष तौर पर लड़कियां और ऐसे बच्चे जो परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए स्कूल छोड़कर जॉब करने लगते हैं, शिक्षा हासिल कर सकेंगे। इसे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। देश भर से ऐसे कोई भी विद्यार्थी जिसकी उम्र 13 से 18 साल के बीच हो इसमें शामिल होंगे। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं की पढ़ाई पूरी की हो, यह भी शर्त है। वेबसाइट के जरिए वर्चुअल स्कूल में एडमिशन लिया जा सकता है। इस वर्चुअल स्कूल को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड से मान्यता दी जाएगी। इस स्कूल का मकसद सभी की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42वें संविधान संशोधन के जरिए समवर्ती सूची में रखा गया था। समवर्ती सूची में होने का मतलब है कि इस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। इस खबर की महत्ता समझने के लिए साल 2019 में यूपीएससी द्वारा CAPF की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर नजर डालिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा या से का युग्म सही सुमेलित है या है? राज्य सूची सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, संघ सूची नागरिकता, देशीयकरण और एलियंस, समवर्ती सूची कानूनी चिकित्सा और अन्य पेशे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 1, 2 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 3। हाल ही में डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स सुर्खियों में आए हैं। इनको विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू भी कहते हैं। ये ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत जन्मजात अपराधी के रूप में नोटिफाइड किया गया था। इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा 1952 में निरस्त कर दिया गया था और इन समुदायों को डी नोटिफाइड कर दिया गया था। इसलिए इन समुदायों को डी नोटिफाइड कहा जाता है। ये समुदाय खानाबदोश होते हैं और इनका कोई भी स्थायी घर नहीं होता। ये समुदाय समाज में सबसे कमजोर और वंचित हैं। इन समुदायों में बरार, बौरिया, नट, बंजारा, बाजीगर, संसी आदि आते हैं। दरअसल डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की सीड योजना इस वर्ष की शुरुआत में लाई गई थी। इस योजना के तहत इन समुदाय के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना, इन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने, समुदायों को आजीविका के साधन देना और आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इत्यादि शामिल है। इस योजना को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1400 समुदायों के लगभग 10 करोड़ लोग इन समूहों से संबंधित हैं। लेकिन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को अब तक देश भर से केवल 402 ऑनलाइन आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। साथ ही सीट के ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक मिले किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया है। आवेदन को स्वीकार न किए जाने की सबसे बड़ी वजह इस समुदाय का किसी भी कैटेगरी में शामिल न होना है। आपको बता दें कि ये समुदाय अभी SC, ST और OBC या अन्य किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं है। इसी कारण से सीट का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। इस मामले पर ध्यान देते हुए इन समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड DWBDNC ने इन समुदायों को SC, ST और OBC कैटेगरी में शामिल करने के लिए आयोग बनाया है। इस आयोग के अध्यक्ष भीकू रामजी इदते हैं। इदते आयोग ने ऐसे 1262 समुदायों को सूचीबद्ध किया है
जिनको SC या ST या OBC कैटेगरी के तहत शामिल किया जा सके, जबकि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ANSI और जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने ऐसे 267 समुदायों की पहचान की है। आपको बता दें कि संविधान में ऐसी कोई भी अनुसूची नहीं है जिसके तहत इस समुदाय को आरक्षण मिल सके। बिना वर्गीकरण के या किसी भी अनुसूची में शामिल किए बगैर इस समुदाय को सरकार द्वारा दी जा रही किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता। वित्तीय आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि इन समुदायों के लिए एक अलग अनुसूची बनाई जाए ताकि ये समुदाय आरक्षण का और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। सिफारिश में यह भी कहा गया कि अगर अलग अनुसूची बनाना संभव नहीं है तो SC, ST या फिर OBC कैटेगरी के तहत ही इस समुदाय की सब कैटेगरी बना दी जाए। भारत और जापान के बीच 2+2 डायलॉग का आयोजन सितंबर में किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल होंगे। इस दौरान चर्चा के लिए सहयोग के कुछ मुद्दों की पहचान की गई है। इन मुद्दों में UAV, एंटी ड्रोन, रोबोटिक्स, लिथियम आयन बैटरी, इंटेलिजेंस सिस्टम जैसे मुद्दे शामिल हैं। गौरतलब है कि जापान की एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स एजेंसी और भारत का DRDO कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। इनमें वेफर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन कार्बाइड सिंगल क्रिस्टल बल्क ग्रोथ, अंडर वाटर कम्युनिकेशन, अंडर वाटर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन इत्यादि शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत और जापान के बीच 2+2 डायलॉग की शुरुआत साल 2019 से हुई थी। भारत का 2+2 डायलॉग फॉर्मेट कुछ ही देशों के साथ है। इनमें USA, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत और जापान की आर्मीज के बीच धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। भारत और जापान के बीच होने वाली नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स है। वहीं दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच होने वाली एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री है। भारत और जापान क्वाड समूह में भी साथ हैं। क्वाड की बात करें तो भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है। चलिए खबरों की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा आज भारत 800 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया गया। यह रोड मैप भारत की प्रतिस्पर्धात्मक पहल का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय हैं। रोड मैप भारत 800 का मतलब है कि आजादी के 100वें साल या 2047 तक निश्चित लक्ष्य पाने का रोड मैप। रोड मैप आर्थिक सलाहकार परिषद और द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से बनाया गया है। प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप प्रोफेसर माइकल E. पोर्टर द्वारा विकसित किया गया प्रतिस्पर्धात्मक ढांचे पर आधारित है। माइकल E. पोर्टर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं। यह रोड मैप आगामी वर्षों में देश के विकास के लिए नए मार्गदर्शक सिद्धांतों को बनाएगा, साथ ही लक्ष्यों को पाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट रोड मैप विकसित करेगा। क्षेत्र विशिष्ट रोड मैप का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर की समस्याओं की पहचान की जाएगी और विशिष्ट समस्याओं के आधार पर ही समाधान दिया जाएगा। रोड मैप भारत के विकास प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों को साथ में लाएगा और सहकारी संघवाद के सिद्धांत को सशक्त करेगा। इस रोड मैप में उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी के विचार को केंद्र में रखा गया है। प्रोडक्टिविटी को समृद्धि या खुशहाली प्राप्त करने का आधार माना गया है। यह इस बात पर जोर देता है कि एक राष्ट्र की विभिन्न आर्थिक और सामाजिक नीतियां उद्योगों को अधिक उत्पादक बना सकती हैं। गौरतलब है कि उद्योगों की उत्पादकता से ही नागरिकों की समृद्धि जुड़ी हुई है। रोड मैप में भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। रोड मैप में 4S सिद्धांत दिए गए हैं जो क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के माध्यम से भारत को उच्च आय वाला देश बनाने में मदद करेंगे। इसके तहत ऐसी समृद्धि की कल्पना की गई है जिससे केवल आर्थिक वृद्धि न हो बल्कि सोशल प्रोग्रेस भी हो, और यह समृद्धि भारत के कुछ ही जगहों तक केंद्रित न हो बल्कि यह भारत के सभी क्षेत्रों में साझा हो। समृद्धि प्राप्त करने की दिशा में पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। इस समृद्धि को हासिल करने के लिए ढांचे को मजबूत बनाना है जिससे कोरोना या अन्य वैश्विक आपदाओं जैसी स्थितियों में भी समृद्धि पर असर न हो। उच्च आय वाले देश बनने का मार्ग निर्धारित करते हुए यह रोड मैप ऐसे जरूरी क्षेत्रों का जिक्र करता है जिसमें सरकार को ज्यादा ध्यान देना है। इसके तहत श्रम उत्पादकता में सुधार, प्रतिस्पर्धी नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देना और नीति कार्यान्वयन में सुधार शामिल है। EPFO ने वेतन सीमा और कर्मचारियों की संख्या पर प्रतिबंध हटाने संबंधी प्रस्ताव दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वेतन सीमा और कर्मचारियों की संख्या पर प्रतिबंध हटाने संबंधी प्रस्ताव दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत प्रतिबंध लगे हुए थे।
वर्तमान में ईपीएफओ की रिटायरमेंट बचत योजना में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो 15,000 रुपए से ऊपर वेतन पाते हैं और ऐसे उद्यम शामिल हैं जिनमें 20 या 20 से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। प्रतिबंध हटने से सभी औपचारिक कर्मचारियों के साथ साथ स्वरोजगार अपनाने वाले लोग भी ईपीएफओ की रिटायरमेंट बचत योजनाओं में शामिल हो सकते हैं। ईपीएफओ अपने ग्राहकों को ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना के माध्यम से भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है। आंकड़ों की बात करें तो ईपीएफओ कोष में वर्तमान में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हैं। ईपीएफओ वर्तमान में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ के माध्यम से अपनी आय का 15% इक्विटी में निवेश करता है। प्रतिबंध हटने से बड़ी संख्या में लोग रिटायरमेंट बचत योजना से जुड़ेंगे और इससे ईपीएफओ कोष में वृद्धि होगी। आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी या ईपीएफओ के माध्यम से असंगठित कर्मचारियों को रिटायरमेंट सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही यह कोड मौजूदा कानून में आवश्यक परिवर्तन की अनुमति देता है ताकि रिटायरमेंट सुरक्षा का लाभ ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को मिल सके। ईपीएफओ ग्राहकों और वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार ईपीएफओ में 24.77 करोड़ कर्मचारियों के खाते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ की स्थापना 1951 में एक अध्यादेश के जरिए किया गया था। बाद में इसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। यह भारत में भविष्य निधि के विनियमन यानी रेगुलेशन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह अन्य देशों के साथ भी सोशल सिक्योरिटी समझौतों का प्रबंधन करता है। ईपीएफओ योजनाओं के तहत अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी भी आते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी उन देशों से आते हैं जहां भारत ने ऐसे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ईपीएफओ को प्रशासित करने वाला या निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री होते हैं। श्री शैलम मंदिर के द्वारा उदय अस्तामना सेवा लॉन्च की गई है। इसके तहत भक्त मंदिर में सुबह 3:30 से शुरू होकर रात को 10:30 तक होने वाली 14 पूजाओं में शामिल हो सकेंगे। श्री शैलम आंध्र प्रदेश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री शैलम स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी लिंगम 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा 18 महाशक्तिपीठ में से छठा श्री ब्रह्मरंबा देवी का मंदिर है। गौरतलब है कि श्री शैलम एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। यहाँ शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। श्री शैलम को श्रीगिरी, श्री पर्वतम और श्रीनंगम के नाम से भी जानते हैं। श्री शैलम को पृथ्वी पर कैलाश माना जाता है। आपको बता दें कि देश भर में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। इनमें से सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में, बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, तो वैद्यनाथ झारखंड में स्थित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक बीते साल 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों में कोलकाता में सबसे कम रेप केस दर्ज किए गए। वहीं दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा रेप के मामले जयपुर में दर्ज किए गए। पूरे देश में रेप के तकरीबन 31,677 मामले दर्ज हुए। आपको बता दें कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि क्राइम से संबंधित डेटा को इकट्ठा करने और एनालाइज करने के लिए जिम्मेदार है। एनसीआरबी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। इसे 1985 के टास्क फोर्स और 1977 के नेशनल पुलिस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था। एनसीआरबी को 1986 में गठित किया गया था। इसका मकसद भारतीय पुलिस को सूचना तकनीक और क्रिमिनल इंटेलिजेंस के जरिए सशक्त बनाना है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। आइए अब खबरों को शुरू करते हैं। हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद जीवन में खेलों की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना है। गौरतलब है कि इस दिन देश के बेहतरीन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। साल 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया था। खेल रत्न सम्मान की शुरुआत 1991-92 से की गई थी। यह अवार्ड खेलों में 4 साल और उससे अधिक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा इस अवार्ड को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे।
कर्णम मल्लेश्वरी इस अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। 1961 में गठित अर्जुन अवार्ड को 4 साल और उससे अधिक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्स्टेन अर्जुन अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थीं। द्रोणाचार्य अवार्ड को 1985 में गठित किया गया था। यह खेल गुरुओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत, बॉक्सिंग मेंटर ओम प्रकाश भारद्वाज और एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला खेल गुरु रेणु कोहली थी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड और मैजिशियन ऑफ द हॉकी के नाम से जानते हैं। उन्होंने हॉकी ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल 1928, 1932 और 1936 में जीता। उन्हें साल 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने कार्यभार संभालने के कुछ समय बाद ही फुल कोर्ट बैठक बुलाई। मीटिंग में न्यायिक मामलों के लिस्टिंग और बैकलॉग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय न्याय व्यवस्था में केस की पेंडेंसी या लंबित मामले एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन में पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना ने भारतीय अदालतों में पेंडेंसी केस की संख्या 45 मिलियन तक बताई थी। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड और सुप्रीम कोर्ट के डेटा के अनुसार वर्तमान में जिला और अधीनस्थ अदालतों में 3.9 करोड़ मामले, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 58.5 लाख मामले और सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। आपको बता दें कि फुल कोर्ट बैठक का मतलब ऐसी बैठक है जिसमें न्यायालय के सभी न्यायाधीश हिस्सा लेते हैं। इस बैठक के बारे में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके लिए कोई लिखित नियम भी नहीं है। यह बैठक परंपरा के अनुसार बुलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर फुल कोर्ट बैठक बुलाई जाती है। बैठक के लिए किसी विशेष कैलेंडर की जरूरत नहीं होती। यह बैठक न्यायपालिका के महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई जाती है। बैठक का मूल उद्देश्य न्यायपालिका संबंधी मुद्दों के समाधान प्रक्रिया में सबको शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसी बैठक पहली बार हुई है। मार्च 2020 में वकीलों के संघों द्वारा कोविड के समय कोर्ट को बंद करने संबंधी मांगों पर चर्चा करने के लिए ऐसी बैठक बुलाई गई थी। इसके अलावा 1997 में भी ऐसी बैठक बुलाई गई थी जिसमें न्यायाधीश की सभी चल अचल संपत्तियों की घोषणा संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया है। मंत्रालय ने यह निर्णय सड़क यातायात कन्वेंशन 1949 के तहत लिया। इस कन्वेंशन को जेनेवा कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। भारत कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949 का हस्ताक्षरकर्ता देश है। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने के लिए QR कोड जारी करने का प्रावधान किया है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के आकार, रंग और पैटर्न आदि में अंतर होता है। इसके चलते नागरिकों को विदेशों में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके मद्देनजर परमिट के आकार, रंग और पैटर्न आदि का मानकीकरण किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY के सफल कार्यान्वयन के 8 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में PMJDY की घोषणा की थी। 28 अगस्त को योजना की ऑफिशियली शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ने इस योजना को गरीबी के दुष्चक्र से मुक्ति के उत्सव के रूप में बताया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन है। वित्तीय समावेशन का अर्थ है कम आय समूह और वंचित वर्ग तक बुनियादी बैंकिंग सेवा पहुंचाना। वित्तीय समावेशन के तहत बैंकिंग, बचत और जमा खाते खुलवाना, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि सेवाएं आती हैं। योजना 6 स्तंभों के आधार पर शुरू की गई थी। इसके तहत बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, बचत बैंक खाते पर 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाना, क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण करना, दुर्घटना बीमा कवर, जीवन कवर देना, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना बनाना शामिल है। योजना का मकसद किफायती कीमत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक वंचित वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करना और सेवाओं की लागत कम करने के लिए तथा सेवाओं तक रीच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। योजना को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ा गया। ये लोग अभी तक किसी भी बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए नहीं थे। कैंप लगाकर बचत जमा खाते खुलवाए गए।
केवाईसी प्रक्रिया को आसान किया गया और ई-केवाईसी का भी ऑप्शन रखा गया। ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी किए गए। वंचित वर्ग की जरूरतों को समझते हुए दुर्घटना बीमा कवरेज दिया गया। योजना के तहत माइक्रो बीमा, माइक्रो पेंशन और माइक्रो क्रेडिट जैसी अन्य सुविधाएं भी दी गईं ताकि वंचित वर्गों की अन्य जरूरतें बिना किसी झंझट के पूरी हो सकें। इस योजना को समय समय पर तकनीक के स्तर पर अपडेट भी किया गया है। इसके तहत जन धन दर्शक ऐप भी लॉन्च किया गया। यह देश में बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक मित्रों, डाकघरों आदि सेवाओं का पता लगाने के लिए एक GIS बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है। इन 8 सालों में योजना ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आंकड़ों से इस योजना की उपलब्धियों को समझा जा सकता है। PMJDY खाते लगभग 46.25 करोड़ लोगों ने खुलवा लिए हैं। इनमें से 56% खाता धारक महिलाएं हैं और 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से हैं। लगभग 5.4 करोड़ PMJDY खाता धारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT प्राप्त हुआ है। खाता धारकों को 31.94 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए। PMJDY देश की अन्य आर्थिक योजनाओं के लिए फाउंडेशन का काम भी करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो या फिर कोविड-19 के समय की वित्तीय सहायता हो। बिना PMJDY के PM किसान योजना के लाभ, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर वंचित वर्गों को कभी नहीं मिल पाते। ये खबर GS पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी के तहत इंक्लूसिव ग्रोथ टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मई 2020 से भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद ने भारतीय भौतिक विज्ञानियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल बेंगलुरु स्थित IIA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक चीन के तियानगोंग प्रोजेक्ट के लिए पेलोड्स डिजाइन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को SING यानी स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस नाम दिया गया है। इसे 2023 तक तैयार करने की योजना है। हालांकि अब IIA के वैज्ञानिक इसरो और विदेश मंत्रालय से इस मामले में आगे की योजना पर बात कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलने पर ही वैज्ञानिकों को तसल्ली मिल सकेगी। SING अंतरिक्ष से संबंधित ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें भारत और चीन शामिल हैं। आपको बता दें कि तियानगोंग प्रोजेक्ट T शेप में है। यह आकार में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 20 गुना है। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, जिसमें से 2 अप्रैल 2021 और 1 जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया। तियानगोंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद दूसरा इस तरह का स्टेशन है। चलिए खबरों की शुरुआत करें। गृह मंत्री अमित शाह ने CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के लिए CAPF ई-आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया। गृह मंत्रालय के मुताबिक CAPF के जवानों के लिए गृह सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस पोर्टल के जरिए CAPF पर्सनल रेजिडेंशियल क्वार्टर के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही अलॉटमेंट के लिए भी इसी पोर्टल का प्रयोग किया जाएगा। पोर्टल का मकसद अलॉटमेंट में पारदर्शिता लाना है। गौरतलब है कि CAPF में असम राइफल्स, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल शामिल हैं। असम राइफल्स का गठन 1835 में किया गया था। शुरुआती तौर पर इसे ब्रिटिश टी गार्डन्स को आदिवासियों के हमले से बचाने के लिए तैयार किया गया था। असम राइफल्स को फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल भी कहते हैं। CISF का गठन 1969 में PSUs को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए किया गया था। BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर पहरा देने वाली फोर्स है। CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के पुलिस के रूप में अस्तित्व में आई थी, जो कि 28 दिसंबर 1949 को CRPF एक्ट के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। ITBP का गठन 24 अक्टूबर 1962 को हुआ। ये भारत और चीन की सीमा पर सुरक्षा मुहैया कराती है। वहीं NSG देश की काउंटर टेररिज्म यूनिट के तौर पर काम करती है। इसे ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन शिनजियांग ट्रूथ एंड फैक्ट रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवता के प्रति दर्ज किए गए अपराधों को लेकर है। रिपोर्ट में गंभीर रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई है। रिपोर्ट में UN और वैश्विक समुदाय से इस बात पर ध्यान देने की बात भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने आतंकवाद से निपटने के नाम पर शिनजियांग प्रांत में उइगर और अन्य मुस्लिम समुदायों पर 2017 से 2019 के बीच लगातार अत्याचार किए हैं। हालांकि चीन ने रिपोर्ट में किए गए दावों को खारिज किया है और इसे बेबुनियाद बताया है।
आपको बता दें कि उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग प्रांत में निवास करते हैं। चीन में जो उइगर मुसलमान रह रहे हैं वो अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह से संबंध रखते हैं। माना जाता है कि ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया के रहने वाले हैं। चीन में इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ऐसा दावा है कि यह समुदाय चीन से अलग होना चाहता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी के चलते चीन ऐसा नहीं चाहता। इसके चलते इनके विरोध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चीन द्वारा यहाँ डिटेंशन कैंप लगाकर कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। हालांकि चीन हमेशा इसे नकारता रहा है। हाल ही में स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड्स 2022 का आयोजन किया गया। इस मौके पर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भारत द्वारा एसडीजीज यानी सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का भरोसा दिखाया है। उनके मुताबिक एसडीजीज की फिलॉसफी पर भारत सरकार साल 2014 से ही काम कर रही है। देश सर्वोदय से अंत्योदय की तरफ बढ़ रहा है, जिससे सभी का कल्याण सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि एसडीजीज को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2015 में अपनाया गया था। 17 एसडीजीज हैं जिनकी बात करें तो पहला एसडीजी है हर जगह से हर रूप में गरीबी को खत्म करना। दूसरा है भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा को हासिल करना। तीसरा एसडीजी है अच्छा स्वास्थ्य। 2018 में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना 10 मिलियन लाभार्थियों तक पहुंच गई है। ये इसी के तहत एक प्रयास है। चौथा एसडीजी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। पांचवा लैंगिक समानता की बात करता है। छठा एसडीजी स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। सातवां एसडीजी वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। आठवां एसडीजी गरिमा में काम और आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। नवां उद्योग नवाचार और अवसंरचना से संबंधित है। 10वां एसडीजी असमानता को कम करने से जुड़ा हुआ है। 11वां एसडीजी सतत शहरों और समुदायों से संबंधित है। 12वां एसडीजी जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है। 13वां एसडीजी जलवायु परिवर्तन से। कुल विद्युत उत्पादन में 36% योगदान भारत में नवीकरणीय स्रोतों का है। ये 13वें एसडीजी के प्रति हमारा डेडिकेशन है। 14वां एसडीजी पानी के अंदर के जीवन से संबंधित है। 15वां जमीन पर जीवन से संबंधित है। 16वां एसडीजी शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं से। वहीं 17वां एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति की साझेदारी से संबंधित है। भारत सरकार ने 3 देशों से मंगाई जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णय लिया है। इन देशों में रूस, ईरान और जॉर्जिया शामिल हैं। इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय ने डीजीटीआर यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है। दरअसल वाणिज्य मंत्रालय की इन्वेस्टिगेशन आर्म डीजीटीआर ने घरेलू उद्योगों की शिकायत पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को लागू रखने की सिफारिश की थी। यह एंटी डंपिंग ड्यूटी 11 सितंबर को एक्सपायर होने वाले हैं। इस ड्यूटी को लागू करने का मकसद घरेलू उद्योगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराना है। ड्यूटी लागू करने की सिफारिश डीजीटीआर करता है, लेकिन अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय का होता है। आपको बता दें कि अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग एक्सप्लोसिव के तौर पर किया जाता है, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कई देशों में इसे उर्वरक के तौर पर भी प्रयोग में लाते हैं। हालांकि भारत के फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत इसे उर्वरक की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता। इस खबर की महत्ता समझने के लिए साल 2021 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। प्रश्न पूछा गया था, बिस्फेनॉल ए बीपीए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के निर्माण में एक संरचनात्मक या प्रमुख घटक है? ऑप्शंस थे लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथीन टेरेफ्थलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आइए खबरों को शुरू करें। 27वीं इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से पहले भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्लाइमेट फ्रेंडली समाधान अपनाने की बात कही है। हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने पेरिस समझौते के तहत अपडेटेड एनडीसीज यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस सबमिट कर दिए हैं। गौरतलब है कि COP26 यानी COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नेक्टर एलिमेंट्स की घोषणा की थी। इन्हें पंचामृत नाम दिया गया है। इन्हें ही भारत के इन्हेंस्ड क्लाइमेट टारगेट्स के तौर पर घोषित किया गया है। इसमें 5 लक्ष्य रखे गए हैं। पहला लक्ष्य है भारत 2030 तक अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा है भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा लक्ष्य है भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। चौथा लक्ष्य है साल 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। वहीं 5वें में भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है।
गौरतलब है कि UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP27 का आयोजन नवंबर 2022 में इजिप्ट में होना है। आपको बता दें कि NDCs से मतलब किसी देश के ऐसे लक्ष्यों से होता है जो कि वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश अपने द्वारा निर्धारित करते हैं। भारत के NDCs किसी क्षेत्र विशेष पर बाइंडिंग नहीं है। भारत का मकसद एमिशन इंटेंसिटी को कम करना है और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इस खबर की महत्ता समझने के लिए साल 2016 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर नजर डालिए। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ऑप्शंस थे युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व से शरणार्थियों का पुनर्वासन करने के लिए, यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों द्वारा उल्लिखित कार्य योजना, या फिर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना में सदस्य राष्ट्रों द्वारा लिया गया पूंजी योगदान, सतत विकास लक्ष्यों के लिए दुनिया के देशों द्वारा उल्लिखित कार्य योजना। इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में एक बड़ी खबर आई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह की प्रत्यक्ष तस्वीर को कैप्चर किया है। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिकों ने इस घटना को परिवर्तनकारी क्षण कहा है। सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रह को एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह कहते हैं। इस एक्सोप्लैनेट का नाम HIP 65426b है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने कहा कि यह ग्रह बृहस्पति के भार का लगभग 6 से 12 गुना है। यह एक्सोप्लैनेट हमारे सौर मंडल में बृहस्पति जैसा ही एक बड़ा गैसीय ग्रह है। यह एक्सोप्लैनेट अपने सूर्य से पृथ्वी की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक दूर है। मतलब ये कि इस ग्रह की सतह चट्टानी नहीं है और यह रहने के लायक नहीं हो सकता है। अंतरिक्ष में रहने योग्य क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। यह सूर्य के चारों तरफ का वो क्षेत्र होता है जहां किसी ग्रह की सतह न तो बहुत ठंडी और न ही बहुत गर्म होती है, ताकि उस ग्रह पर जीवन की संभावना बन जाए। नासा ने कहा कि यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी की तुलना में अभी युवा है। पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 अरब साल है, वहीं यह एक्सोप्लैनेट 15 से 20 मिलियन वर्ष पुराना है। एक्सोप्लैनेट HIP 65426b की खोज एस्ट्रोनॉमर्स ने 2017 में स्फेयर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके की थी। यह स्फेयर इंस्ट्रूमेंट यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप पर लगाया गया था। यह ऑब्जर्वेटरी दक्षिण अमेरिका के देश चिली में स्थित है। ऑब्जर्वेटरी ने शॉर्ट इंफ्रारेड वेवलेंथ का उपयोग करके इस ग्रह की खोज की थी। आपको बता दें कि इससे पहले हबल टेलीस्कोप ने भी एक्सोप्लैनेट की प्रत्यक्ष तस्वीर ली थी, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आधुनिक तकनीक का उपयोग करके तस्वीरें लेता है। ये मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट यानी MIRI और नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी NIR कैम का उपयोग करके तस्वीरें कैप्चर करता है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से 8 राज्यों से सूचना मांगने के निर्देश दिए हैं। ये सूचना क्रिश्चियन समुदाय और उनकी संस्थाओं पर किए जा रहे हमलों को लेकर है। इसमें FIR, चार्जशीट, अरेस्ट आदि से संबंधित सभी जानकारियां मांगी गई हैं। दरअसल कोर्ट में दायर एक याचिका के मुताबिक क्रिश्चियन समुदाय और उनकी संस्थाओं को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। इन 8 राज्यों में बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों को गृह मंत्रालय में वेरिफिकेशन रिपोर्ट सौंपनी है। इसके बाद ही गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर कर सकेगा। हालांकि केंद्र द्वारा जारी प्राथमिक एफिडेविट में केंद्र ने इन दलीलों का खंडन किया था। केंद्र के मुताबिक मामूली आपसी विवादों को भी रिपोर्ट्स में सांप्रदायिक विवाद के तौर पर दिखाया गया है। आपको बता दें कि सांप्रदायिकता का ब्रॉड सेंस होता है कि व्यक्ति का अपने धर्म या समुदाय से मजबूत लगाव हो, लेकिन प्रचलित अवधारणा के मुताबिक सांप्रदायिकता से मतलब उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। भारत एक विविध धर्मों वाला देश है। विभिन्न धर्मों के लोगों में सांप्रदायिकता के चलते तमाम सामाजिक समस्याएं खड़ी होती हैं। कई दावों के मुताबिक इसे राजनीतिक टूल के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। भारत और UAE ने एक कल्चरल काउंसिल फोरम को गठित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए भारत और UAE संबंधों को मजबूती प्रदान की जाएगी। समझौता UAE के विदेश मंत्रालय और ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के बीच किया गया है।
यह समझौता 14वें इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन की बैठक के दौरान हुआ। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए भी समझौता किया गया। यह समझौता वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फंड फॉर होबरा कंजर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द लेजर फ्लोरिकन के बीच किया गया है। आपको बता दें कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में अरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। यह 7 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, रस अल खैमा और फुजैरा से मिलकर बना है। इसके उत्तर में पर्शियन गल्फ है और पूर्व में ओमान की खाड़ी है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।